Hello everyone, welcome back to Deep Education. Learn with us. This is Aryan Shakya and we are going to start a new subject that is computer science. And आज हम इसका पहला चैप्टर करेंगे क्लास 12 दैट इज़ C++ ओवरव्यू. सो अभी क्लास 12 का एक एग्ज़ाम बचा है कंप्यूटर साइंस का जो 7 तारीख को होने वाला है दैट इज़ 7 जुलाई और 2 तारीख को है हिंदी का. तो बच्चे अब हिंदी वाले तो कर ही रहे हैं. तो कंप्यूटर साइंस थोड़ा सा अलग हो जाता है इसलिए इसकी मैंने नई सीरीज़ लेकर के आया हूँ. तो आज हम इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे C++ ओवरव्यू चैप्टर का, जिसमें हमें क्लास 11th में जो हमने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा वो सब हमें एक बार रिवाइज कराया जाता है ताकि हम क्लास 12th को अच्छी तरीके से समझ सकें. तो C++ ओवरव्यू में हम आगे पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले तो मैंने C++ ओवरव्यू से एक बहुत ही मेन पॉइंट्स उठाए हैं जो ज़्यादातर बच्चों की क्लियर नहीं होते हैं. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 नोट लिखे हुए हैं दैट इज़ ओरिजिन ऑफ C++ कहाँ से आया. तो यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट लिखा है दैट इज़ डेवलप्ड बाय ज़ारनी स्ट्राउस्ट्रप. अब इसे बाजार नहीं बोलेंगे, कुछ कोई जार नहीं बोलेंगे. आई थिंक मुझे आई एम नॉट श्योर, यहाँ भी साइलेंट है. तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं इसका सही नाम क्या है. तो मैं तो इसे ज़ारनी स्ट्राउस्ट्रप बोलता हूँ. यही वो इंसान है जिन्होंने C++ को जन्म दिया या फिर डेवलप किया. ये 1980s की बात है. इस टाइम पर इसको जन्म या फिर इसको डेवलप किया गया था. अब बात करते हैं C++ आया तो आया कैसे, मतलब कैसे डेवलप किया गया. सही बात तो ये है C++ से पहले भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट करती थी बट उनमें वो सारे फीचर नहीं थे जो हमें अक्सर ज़रूरी होते हैं, हमें अक्सर प्रोग्राम लिखने में सहायता करते हैं. तो जो ज़ारनी स्ट्राउस्ट्रप थे उन्होंने उन फीचर्स को C++ में ऐड कर दिया जिससे C++ थोड़ा ज़्यादा ट्रेंड में आ गई. तो अब बात करते हैं C++ बनी तो बनी कैसे. तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं दैट इज़ C और सिमिला 67. ये 2 प्रोग्रामिंग अलग अलग लैंग्वेजेस हैं. सिमिला 67 के पास कुछ अपने फीचर्स थे, C के पास कुछ अपने फीचर्स थे, लेकिन अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता तो एक बहुत बढ़िया, एक अच्छी सी, एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन सकती थी. तो वही किया ज़ारनी स्ट्राउस्ट्रप ने. उन्होंने क्या किया, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के और सिमिला 67 जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपने इनके नाम बहुत कम सुने होंगे, हालांकि सी का नाम तो आपने सुना होगा. तो इनके जो फीचर्स थे उन सबको ऐड कर दिया एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, इन सभी फीचर्स को मिला के और भी काम किया उसके ऊपर, तब उन्होंने एक लैंग्वेज डेवलप की दैट इज़ C++. ठीक है. तो C++ क्या है, वो कॉम्बिनेशन है किसका, C लैंग्वेज का और सिमिला 67 का. तो वही नीचे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है दैट इज़ ही कंबाइंस द फीचर ऑफ C लैंग्वेज एंड सिमिला 67 टू फॉर्म अ मोर पावरफुल लैंग्वेज दैट could support the concept of OOP. OOP का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से है. ये क्या होती है हम आगे ज़रूर डिस्कस करने वाले हैं और अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, तो इसके बारे में आप बिल्कुल भी चिंता मत करो. तो आई थिंक आपको सब अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है कि C++ का ओरिजिन कैसे हुआ और इसको किसने डेवलप किया, किस किस से मिल के बनी है, इसका मेन मोटो क्या है. इसका मेन मोटो है ये जो करती है ये OOP के कंसेप्ट को सपोर्ट करती है. आगे वाली स्लाइड पे मूव करते हैं. यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर डाला हुआ है दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम. मतलब एक C++ प्रोग्राम कैसा दिखता है. आप अभी इसे समझ नहीं पा रहे होंगे अगर आप शुरुआत से, मतलब आप बिल्कुल भी C++ नहीं पढ़े हैं. तो अगर कोई बच्चा है जो अच्छे से C++ या फिर थोड़ा बहुत भी जानता है तो इस प्रोग्राम को समझ पा रहा है, लेकिन अगर आप नए हैं तो चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है. ये कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ ये लिखा क्या है. तो सबसे पहले आपको नज़र डाली होगी ऊपर से लेके एंड तक, दैट इज़ यहाँ लिखा हुआ है देखो स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, मतलब स्ट्रक्चर क्या है. तो सबसे पहले यहाँ पर लाइन लिखी है #include दैट इज़ iostream.h. इंक्लूड का मतलब आप सब जानते हैं, मतलब शामिल करना. ठीक है. अब हैशटैग का मतलब क्या होता है, इंक्लूड iostream को क्यों शामिल किया है, ये हम सब आगे डिस्कस करने वाले हैं. पर आप ये देख लीजिए हर प्रोग्राम में हमें ये इंक्लूड करना पड़ेगा. अब क्यों करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड iostream.h को करना ही पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा मैं आपको अभी बताने ही वाला हूँ. और नीचे है यहाँ पर #include conio.h. ये ऑप्शनल है. ये डिपेंड करता है कि आपके पास कंपाइलर कौन सा है. अगर आपके पास टर्बो C++ कंपाइलर है, अब कंपाइलर क्या होता है मैं सब बताऊँगा आपको, पहले आप सुन लीजिए एक बार. अगर आपके पास टर्बो C++ है तो आपको conio.h यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है.
नीचे अगली लाइन में लिखा है वाइड मेन। एक्चुअली ये एक फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है जो पूरे प्रोग्राम को रन करवाएगा, ठीक है। अगला है क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच। क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच सबसे एंड में लिखा हुआ है। ये हम यूज़ कर रहे हैं क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच, हम वो यूज़ कर पा रहे हैं ऊपर जो हमने conio.h इंक्लूड की है उस फाइल की वजह से हम इनको यूज़ कर पा रहे हैं। और नीचे उसके बीच में लिखा हुआ है सी आउट माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम। जो सी आउट वाली टर्म है वो हम हैशटैग इंक्लूड IOStream.h, IOStream का मतलब इनपुट आउटपुट stream.h, ओके, उसकी वजह से यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का यूज़ करने का मोटो यही है कि हम क्लियर स्क्रीन और सी आउट और गेट सी एच को यूज़ कर पाएँ, वरना अगर हम इनको यूज़ नहीं करें ना तो हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे तब भी हम अपना काम आगे कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्रोग्राम में हम सी आउट को यूज़ करेंगे, सिन को यूज़ करेंगे। अब देखो सी आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए, क्या कराने के लिए, प्रिंट कराने के लिए। तो हमने यहाँ लिखा हुआ माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम, मतलब इन दो डबल कॉमा आपको दिख रहे हैं, यहाँ बीच में लिखा हुआ है माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम। तो मतलब इस प्रोग्राम का मतलब ये है, कंपाइलर ये समझ जाएगा कि हमें यहाँ पर माई C++ प्रोग्राम को प्रिंट कराना है। तो इसका आउटपुट केवल और केवल इतना होगा, माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इतना सारा, आप लोग सोच रहे होंगे हम तो इसे डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम, हमें इतना सारा लिखने की क्या ज़रूरत है। तो आपको मैं बता दूं वो सब पहले से प्रोग्राम्ड है, आप लिख पा रहे हैं, वो कंप्यूटर को हम पहले से बता चुके हैं, ये सब लिख के दे चुके हैं तो वो समझ लेता है। लेकिन हम लोग अभी ज़ीरो लेवल पे हैं, हमने अभी कंप्यूटर के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर्स नहीं बनाए जो हमारी बात को समझ पाए, हम उसको समझा रहे हैं। मतलब आप किसी अनजान व्यक्ति से बात करोगे तो आपको पहले उसे अपनी लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी, समझ रहे हैं ना बात को आप। तो ये जो लैंग्वेज है C++, ये ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझ सकता है। हमने इतना सारा इसलिए लिखा क्योंकि अगर हम केवल इतना लिख देते हैं माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम तो कंप्यूटर नहीं समझ पाता कि हमें इसे करना क्या है, प्रिंट कराना है या फिर कोई और कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर इतना सारा इंक्लूड करने का मतलब होता है कि सी आउट का मतलब प्रिंट कराना होता है, या हर टर्म का एक मतलब होता है, ठीक है। तो अब आगे हम इसको और गहरे में जाके डिस्कस करने वाले हैं। आप एक बार देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगली स्लाइड पर हम मूव करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बुक का छोटा सा पेज है जिसका मैंने फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पर ऐड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इंक्लूड किया हैशटैग इंक्लूड IOStream.h। ये क्या था, हैशटैग इंक्लूड conio.h, मैंने आपको बोला था मैं आगे सब समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर है हैशटैग इंक्लूड IOStream.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h। इनका क्यों यूज़ किया गया, तो सबसे पहले तो हैज़ क्यों लगाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला पॉइंट लिखा है हेयर हैज़ सिंबल इज़ कॉल्ड प्रोसेसर डायरेक्टिव, ओके। गलत बोला मैंने, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। आप लोग मत, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ओके। हैशटैग का सिंबल को हम C++ में यही बुलाते हैं, दैट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इट इंडिकेट्स विच स्पेसिफाइड हेडर फाइल आर इंक्लूड इन द प्रोग्राम। बस ये इतना बताता है कि आपको कौन सी फाइल आप इस प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं। तो हेडर फाइल्स क्या होती हैं, जो IOStream.h है, conio.h है, यही हेडर फाइल्स होती हैं और हैशटैग की वजह से ये हमारे प्रोग्राम में पहले से इंक्लूड कर दी जाती हैं। हेडर फाइल्स आर स्पेशल प्री डिफाइंड फाइल्स इन C++ फॉर सम स्पेसिफाइड पर्पसेस। अब हेडर फाइल्स क्या होती हैं, वो प्री डिफाइंड फाइल्स होती हैं C++ में जो पहले से लिखी जा चुकी होती हैं, उनका पर्पस जो होता है वो स्पेशल होता है। और उसमें होता क्या है उन हेडर फाइल्स में, तो यहाँ पर अगला पॉइंट है इट कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एज वेल एज ऑब्जेक्ट दैट इज़ यूज्ड इन द प्रोग्राम। ये कुछ फंक्शंस की डेफिनेशन होती है इनके अंदर, कुछ ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन होती है इसके अंदर जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। जैसे अगर पिछली स्लाइड में देखें तो हमने यहाँ पे सी आउट यूज़ किया, सी आउट का मतलब होता है प्रिंट कराना, लेकिन इसकी डेफिनेशन प्रोग्राम को कैसे मालूम पड़ी, क्योंकि हमने इंक्लूड किया IOStream.h को, जहाँ पर सी आउट की डेफिनेशन पहले से दी गई थी। सी आउट की डेफिनेशन वहाँ थी, मतलब अगर सी आउट के अंदर अब हम डबल कॉमा में कुछ लिखेंगे तो उसका मतलब होता है प्रिंट कराना। कंप्यूटर को इतना समझ में आ गया, ठीक है, आप समझ रहे हैं आई थिंक। तो अब अगला पॉइंट है यहाँ पर इन द गिवन प्रोग्राम IOStream.h इज यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट सच एज सिन एंड सी आउट रेस्पेक्टिवली। इनपुट के लिए हम सिन का यूज़ करते हैं और आउटपुट के लिए सी आउट का। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम, बिकॉज हमने यहाँ पर सी आउट किया है, ठीक है। सी आउट का मतलब ही होता है आउटपुट, ओके। अब यहाँ पे है conio.h, यहाँ पे आप दूसरी फाइल देख सकते हैं हैशटैग इंक्लूड conio.h, तो इसका यूज़ किया गया है। इसमें डेफिनेशंस है क्लियर स्क्रीन की और गेट सी एच की। क्लियर स्क्रीन मतलब जो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, और गेट सी एच का मतलब स्क्रीन को रोके रखने के लिए, ठीक है।
अब आपको आई थिंक थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, आपको अभी और भी क्लियरिटी आएगी, आप बस थोड़ा सा सब्र रखिए। अब यहाँ पर अगला है वॉइड मेन। आप अगर प्रोग्राम में देखें तो यहाँ पर थर्ड जो एलिमेंट था दैट इज़ था वॉइड मेन। मैं आपको बताया था ये फंक्शन होता है। तो यहाँ लिखा है C++ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ मैनी फंक्शन बट मेन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन C++। ठीक है, आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया। बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। ये किसी भी प्रोग्राम का फर्स्ट एग्जीक्यूशन पार्ट होता है, मतलब कोई भी कंपाइलर किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले सबसे पहले वॉइड मेन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, दिस फंक्शन इज ऑल्सो यूज टू कॉल अदर फंक्शन। इसको हम यूज़ कर सकते हैं दूसरे फंक्शन को भी कॉल करने के लिए। ठीक है, वॉइड मीन्स होता है फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। वॉइड मतलब ये कोई भी वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करेगा, केवल एग्जीक्यूशन होगा और ख़त्म हो जाएगा। ओके, अगला पॉइंट है फंक्शन विल रिटर्न वन एंड ओनली वन वैल्यू टू अदर फंक्शन। सबसे बड़ी बात है यहाँ कि एक फंक्शन केवल एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है दूसरी फंक्शन को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो वॉइड यूज़ किया गया, तो यहाँ पर ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है। ठीक है, अगला है यूज़र कैन ऑल्सो डिफाइन द रिटर्न टाइप सच एज फ्लोट, कैर और इंट। यहाँ पर हम फ्लोट मेन भी कर सकते थे, इंट मेन भी कर सकते थे, कैर मेन भी कर सकते थे। ये कैर मेन, इंट मेन, फ्लोट मेन क्या होता है सब आगे समझ में आएगा। अगला है क्लियर स्क्रीन। दिस इज़ लाइब्रेरी फंक्शन टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब अगला है सी आउट। सी आउट सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू और सम। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं सी आउट का यूज़ मैंने आपको पहले ही बताया था। ये प्रिंट कराने के लिए या फिर आउटपुट देने के लिए यूज़ होता है, जिसकी डेफिनेशन iostream.h हेडर फाइल में होती है। दिस वुड डिस्प्ले द मैसेज ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल इंक्लूड द वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल। मतलब हमने सम वेरिएबल में जितनी भी वैल्यू डाली होगी वो ये शो कर देगा सम ऑफ टू नंबर के साथ। ठीक है, विच कम्स आउट बाई एडिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, गेट सी एच लिखा हुआ है यहाँ पर। दिस इज लाइब्रेरी फंक्शन यूज टू प्रिवेंट द आउटपुट स्क्रीन फ्रॉम क्लोजिंग अंटिल द यूजर प्रेस अ की फ्रॉम द कीबोर्ड। ये तब तक स्क्रीन को रोके रखेगा जब तक हम कोई भी प्रेस नहीं कर देंगे, कोई की प्रेस नहीं कर देंगे कीबोर्ड पर, तब तक ये स्क्रीन को रोके रखेगा। ओके, अगला है टोकन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको उस स्ट्रक्चर पर ले जाऊंगा। यहाँ पर आप जो भी देख रहे हैं, जो भी एक टर्म देख रहे हैं जो इस प्रोग्राम को स्पेसिफाई करता है, जब मतलब अगर उसको हम हटा देंगे इस प्रोग्राम का मीनिंग बदल सकता है। ठीक है, उन सबको टोकन कहते हैं। हैशटैग टोकन है, इंक्लूड टोकन है, क्लियर स्क्रीन टोकन है, सी आउट टोकन है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। तो टोकन कितने प्रकार के होते हैं, तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज टोकन। तो ये डेफिनेशन थी टोकन की, मतलब कोई भी प्रोग्राम की कोई भी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट टोकन होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्या क्या टोकन होता है। टोकन किस टाइप के होते हैं, दैट इज़ कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स, ऑपरेटर्स। तो आज हम कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और लिटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। पंक्चुएटर्स एंड ऑपरेटर्स के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज दीज आर बाई टॉपिक्स। ओके, तो आगे आते हैं हम। यहाँ पर मैंने एक बुक का फिर से स्क्रीनशॉट लिया जो थोड़ा सा नीचे कट गया, तो आपको थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। आइडेंटिफायर्स की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, एन आइडेंटिफायर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड डिजिट्स। अब देखिए आइडेंटिफायर होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आइडेंटिफायर कुछ नहीं है, एक नेम है जो हम डिसाइड करते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अब ये कैसा नेम है, ये सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स होता है। ठीक है, द टर्म आइडेंटिफायर्स आर यूज टू डिस्क्राइब द नेम ऑफ कॉन्स्टेंट, वेरिएबल्स, फंक्शन एक्सेट्रा। आइडेंटिफायर यूज़ किया जाता है किसी भी कांस्टेंट को नेम देने के लिए, वेरिएबल को नेम देने के लिए या फंक्शन को नेम देने के लिए। अब आपको बताता हूँ आइडेंटिफायर का मतलब ये है, इसकी पहचान, उसकी पहचान बताओ। अब कोई फंक्शन है, उसका नाम हमें रखना है, मतलब उसकी पहचान देनी है, तो वो आइडेंटिफायर यूज़ करके उसका नाम हम रख सकते हैं। लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं, मतलब हम कुछ भी नाम नहीं दे सकते। दैट इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर इंक्लूडिंग द अंडरस्कोर। या तो हम कोई नेम रख रहे हैं तो वो उसका जो शुरुआत है वो किसी लेटर से होनी चाहिए, या फिर वो अंडरस्कोर भी शुरुआत हो सकती है, अंडरस्कोर से शुरुआत हो सकती है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अपर एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट। मतलब अगर हमने कैपिटल ए बी सी और स्मॉल ए वी सी नाम रखा है तो ये दोनों अलग तरीके से ट्रीट किए जाएंगे, बिकॉज C++ इज़ अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इन आइडेंटिफायर। ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है, हम आइडेंटिफायर में अंडरस्कोर के अलावा कोई और अदर सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आप अपनी बुक में आइडेंटिफायर्स के बारे में और अच्छी तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। अगला है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स आल्सो नोन एज रिजर्व्ड एंड प्री डिफाइंड वर्ड्स हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर एंड ऑलवेज रिटन टू टाइप इन लोअर केस। सबसे बड़ी बात, कीवर्ड जो हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, जो कंपाइलर को पहले से पता होते हैं। और उससे भी बड़ा पॉइंट ये है कि हम कीवर्ड्स के नेम को आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते, मतलब हम अपनी तरीके से कस्टम नेम नहीं दे सकते किसी भी फंक्शन को या किसी भी वेरिएबल को। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल मीनिंग होता है कंपाइलर के लिए कीवर्ड्स का, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पर सी आउट देखा था, सी आउट का स्पेशल मीनिंग क्या था, प्रिंट कराना, आउटपुट देना, ठीक है। तो कीवर्ड्स हमेशा रिटिन और टाइप इन लोअर केस, ओके, ये हमेशा स्मॉल वर्ड्स में लिखे जाएंगे, लोअर केस में लिखे जाएंगे। दीज आर रिजर्व्ड बाय लैंग्वेज फॉर स्पेशल पर्पसेस, कैन नॉट बी रीडिफाइंड टू यूज आइडेंटिफायर्स। मैंने आपको पहले बताया आइडेंटिफायर के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, तो और टू ब्रेक इफ एक्सेट्रा आर द कीवर्ड्स। अगला है हमारे लिए लिटरल्स। लिटरल्स और कॉन्स्टेंट आर दोज टोकन्स। सबसे पहली बात यहाँ पर लिटरल्स और कॉन्स्टेंट का मतलब है लिटरल्स कॉन्स्टेंट ही होते हैं, मतलब कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू जो पूरे प्रोग्राम में उसका मीनिंग सेम रहता है। आर दोज टोकन हुज वैल्यू डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, वही बोला मैंने जो यहाँ लिखा हुआ है। द वेरियस लिटरल्स आर इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। इन सबको हम आगे बाइट में पढ़ने वाले हैं। तो लिटरल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं जिनकी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान वैल्यू चेंज नहीं होती। आई थिंक मैंने इतनी ही स्लाइड बनाई थी, यस मैंने इतनी ही स्लाइड बनाई थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इतना सब कुछ समझ में आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में अगर आपको थोड़ा कम भी समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करना। अगली वीडियो में मैं अच्छी तरीके से और वाइड तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आई थिंक मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की आपको एक ओवरव्यू देने की C++ प्रोग्राम की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आपके पास कोई और अदर आइडिया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।